हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हो? मस्त, मैं भी मस्त। चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना था और केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड टर्म्स, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन सी चेंजेस ऑब्जर्व होता, ये सब ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 1 2 में कर चुके कवर। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट होगा। तो चलो यार, अब हम लोग केमिकल इक्वेशन को पहले समझ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन, देखो यार, केमिकल इक्वेशन नया कुछ नहीं आपको, आपके लिए यार, बस आप लोग सुन रहे हो केमिकल इक्वेशन नया। तो सबसे पहले मैं एक रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं और उस रिएक्शन के एग्जांपल से, उस रिएक्शन के हेल्प से मैं केमिकल इक्वेशन आपको समझा देता। जैसा मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के बारे में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। यदि मैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को देखूं तो आप लोगों को बताया था कि मैग्नीशियम का बर्निंग का रिएक्शन जो है वो क्या होता है? मैग्नीशियम बर्न करता है। और बर्निंग का मतलब क्या होता है यार, बताओ? बर्निंग का मतलब क्या होता है? तुम लोगों को बताया था, याद होना चाहिए तुम लोगों को। बर्निंग का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहे तो O2। मैं अभी ऑक्सीजन ही लिखूंगा, ठीक है? अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है प्रोडक्ट? बताओ क्या बनाता है प्रोडक्ट? व्हाइट एस, जिसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये सब यार देखो तुम लोगों को याद होना चाहिए। जो लेक्चर कंप्लीट हो चुका वो हर एक लेक्चर आप लोग को बिल्कुल दिमाग में हर एक चीज होना चाहिए। ये चीज जान लो यार, तभी आगे पढ़ने का मतलब है, नहीं तो आगे पढ़ने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। चल, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, इस यहाँ से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होता था? व्हाइट एस। यदि मैं पूछ दूं कि इस रिएक्शन में कौन सी केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व होता था, तो मैं क्या बोलूंगा? बताया था ना कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा, किस तरह का चेंजेस ऑब्जर्व होता है बता सकते हो क्या? फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, चेंज इन इट्स स्टेट। मैग्नीशियम यहाँ पे सॉलिड मेटल होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट एश की तरह बन जाता है। व्हाइट एश क्या होता है? जिस तरह से कागज को जलाते हैं तो ब्लैक एश मिलता है ना, उसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल व्हाइट एश की तरह मिलता है, पाउडर बन जाता है। तो इसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक? अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन को मैंने लिखा, देखो ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को मैंने एक वर्ड के फॉर्म में लिखा। इस चीज को मैं एक वर्ड इक्वेशन भी कह सकता हूँ। यदि किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर दूं, मैग्नीशियम रिएक्ट किया, मैग्नीशियम को मैंने ऐसे लिखा, ऑक्सीजन को ऐसे लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने ऐसा लिखा, तो इसे मैं एक वर्ड इक्वेशन का नाम दे सकता हूँ कि ये क्या है? वर्ड इक्वेशन है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होगा? तो केमिकल इक्वेशन का मतलब जब मैं इसी वर्ड इक्वेशन को कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा यदि इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, क्या बोल रहा हूं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। जैसे मैग्नीशियम Mg, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? MgO। अब ये सब फार्मूला तुम लोग को ऑलरेडी सिखा चुके किस तरह से लिखा जाता है। तो मैं इसी वर्ड इक्वेशन को देखो तो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कितना आसानी से हम लोग दिखला दिए। देख लो ये कितना बड़ा यार, तुम लोग कॉपी में लिखो तो 1 पेज 2 पेज भर जाएगा। तो यार एक तो हाथ दर्द होगा इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन लिखने में, प्लस यार पेन पेपर ज़्यादा यूज होगा, ठीक, जगह ज़्यादा लेगा। तो उससे अच्छा यार देखो, मैं यदि इसको इस तरह से कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाता हूँ तो देखो यार कितना शॉर्ट में निपट गया ना। तो इसीलिए हम लोग वर्ड इक्वेशन यूज नहीं करते, हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक? तो ये क्या है? जस्ट केमिकल इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का। इसी तरह से और भी बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे मैं मान लो ये ले लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। किस तरह से ये रिएक्शन होता है? मैं यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ यार। चलो, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से बन रहा है N2। अब देखो यहाँ पे यदि मैं पहले वर्ड इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है ना, फिर उसको मैं केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन प्लस क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, फिर ये क्या बना देता है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बना देता है? अमोनिया। अब बात आती है, ये तो वर्ड इक्वेशन हो गया।
इसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहते हैं सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नाइट्रोजन को मैं क्या लिख सकता? N2, हाइड्रोजन को क्या लिख सकता? H2। आप लोग तो जानते हो सभी का सिंबल, तो बस आपको सिंबल या फॉर्मूला लिखते चला जाना है, आपका बन गया वर्ड इक्वेशन। तो ये वर्ड इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका किसमें? केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को यदि डिफाइन करना तो मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ? केमिकल द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा हूँ? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल है। मतलब हम लोग क्या करें? किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मतलब सिंबल के थ्रू। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का बर्निंग जब हो रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन मैंने इतना कुछ नहीं लिखा, बस इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते चले गए। मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। इसी तरह से अमोनिया में नाइट्रोजन के लिए N2, हाइड्रोजन के लिए H2 और अमोनिया के लिए NH3 यूज किए। तो इस तरह से मैं क्या यूज कर रहा हूँ? केवल सिंबल यूज कर रहा हूँ। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है किसी केमिकल रिएक्शन का, इसी को मैं क्या कर दूंगा? केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? तो आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, मैं डिक्टेट कर दिया। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction is called a chemical equation। ठीक, the symbolic representation of a chemical reaction is called a chemical equation। ठीक, तो आप लोग लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डिक्टेट कर दिया। आप लोग होशियार हो यार, वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक, तो ये मैं समझ गया क्या? केमिकल इक्वेशन। तो आप लोग पहले इस चीज को लिख दो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है उस चीज को समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं? फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फीचर्स का मतलब क्या हुआ यार, बताओ? फीचर्स का मतलब जो इंपॉर्टेंट बातें जो केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड, उस चीज़ को अब हम लोग जान लेते हैं। तो पहले फीचर्स क्या है? जैसे किसी भी, मैं मान लो यार मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन की बात करता हूँ, तो Mg+O2 गिव्स Mg, यही मैग्नीशियम का और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, दिस गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल इक्वेशन है। मैं देखो किसी भी केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है उसको यहाँ पे लिखूंगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल बता दे रहा हूँ। किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड लिखा जाता है। रिएक्टेंट कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट साइड। तो इस चीज को मैं फर्स्ट पॉइंट बोल सकता हूँ, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पे मैं रिएक्टेंट को रखता हूँ। सेकंड पॉइंट को क्या बोल सकता हूँ? प्रोडक्ट कहाँ आता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में? तो प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। यानी किसी केमिकल इक्वेशन का राइट हैंड साइड में ऑलवेज प्रोडक्ट को लिखा जाता है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट था रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं? एरो, ये जो एरो दिख रहा है, एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। यानी एरो का काम क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है। मतलब इस रिएक्टेंट, इस एरो का लेफ्ट साइड रिएक्टेंट है और इस एरो का राइट साइड में प्रोडक्ट है। तो ये थर्ड पॉइंट है, एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। फोर्थ, एरो हेड। एरो हेड का मतलब ये जो तीर का दिख रहा है ना, ये एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। ये जो एरो का जो हेड है ये किस चीज को इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एरो इस डायरेक्शन में, इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मतलब हमारा फॉर्मेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन बढ़ रहा है, इसी डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है। ये एरो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर ये चीज? इसी तरह से मैं मान लो एक और रिएक्शन लेता हूँ, N2+H2 NH3। यहाँ पे क्या हो रहा है? एरो में इस साइड लिखा हूं, इसका मतलब ये रिएक्शन किधर जा रहा है? N2H2 मिलकर NH3 लगातार बना रहा है। N2H2 मिलकर लगातार NH3 बना रहा है। लेकिन यदि मान लो मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूं, अब समझ रहे यार, यहाँ पे हम थोड़ा मतलब चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक सिंगल एरो था, यहाँ पे दो एरो आ गया। एक का एरो इस डायरेक्शन में है, एक का एरो इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका? तो देखो ये वाला एरो को देखो तो ये इस और डायरेक्शन में है, इसका मतलब ऊपर वाला एरो का मतलब N2H2 मिलकर NH3 बना रहा है। लेकिन सर इसका क्या मतलब होगा? अब बताओ। तो यहाँ पे जो एरो, ये नीचे वाला एरो दिख रहा है, ये तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या NH3 मिलकर N2H2 बना रहा है? यस, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हो रहा है? NH3 जो है वो ब्रेक करके N2 and H2 बना रहा है। समझे? यानी यहाँ पे दो चीज हो रहा है। कौन कौन सी दो चीजें हो रही है? एक तो N2 और H2 मिलकर NH3 बनाया, जो कि एरो, ये ऊपर वाला एरो हमें दिखला रहा है, इंडिकेट कर रहा है, और नीचे वाला एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? जो NH3 बन रहा है ना, वो फर्दर NH3 खुद भी ब्रेक डाउन करके N2 और H2 बना रहा है। इसी चीज को ये जो ये नीचे वाला एरो है, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है,
और एक और रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट फिर से दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। देख रहे हो, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये नीचे वाला एरो बतला रहा है। तो सिंपली अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना, इस तरह का रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो रहे हैं, इस रिएक्शन को बता देता हूँ, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है उसे फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहा है उसे बैकवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह के रिएक्शन एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। में लिख दे रहा हूं, यानी तो, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन, हर एक रिएक्शन रिवर्सिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ रिएक्शंस, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन जो होते हैं रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। मतलब ऐसे रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बना रहा होगा और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना रहा होगा। ठीक, हाँ, लेकिन जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर MgO बना रहा है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये केवल इसमें एरो इसी डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये वन साइडेड रिएक्शन है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड ये ब्रेक होकर फिर से Mg+O2 नहीं बनाता है। ठीक, तो फिलहाल मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा था कि एरो हेड का क्या वैल्यू है, क्या मतलब इसका सिग्निफिकेंस है। तो एरो जो हेड है, हेड का मतलब ये तीर किस डायरेक्शन में जा रहा है, एरो हेड सिंपली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किस रिएक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है उस चीज को ये एरो हेड डिपेंड करता है। ठीक, तो इस तरह से ये 4 पॉइंट हो गया एरो हेड से रिलेटेड, ये केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, एरो सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। फोर्थ पॉइंट क्या, एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। ठीक, तो ये केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड, ये जो केमिकल इक्वेशन के जो फीचर्स की बात करूँ तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको याद रखनी। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अभी देखो यार कि जो भी केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड बेसिक टर्म्स है उस चीज को अभी हम लोग केवल एक एक करके 1 बाय 1 समझ रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसे मिटा देता हूं मैं। तो चलो यार अब हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को समझ लेते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, देखो यार कुछ अभी बिल्कुल ऐसा एकदम बहुत इजी चीज चल रहा है यार, बहुत सिंपल चीजें चल रही है, आप लोगों को सब चीज समझ आ रही होगी उम्मीद है। ठीक, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है यार, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या होता है। ऐसे कोई भी केमिकल इक्वेशन, ठीक, ऐसे कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसको मैं केवल सिंबल्स एंड फार्मूलाज के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक, मतलब केवल इसमें सिंपली रिप्रेजेंट कर देता हूँ सिंबल और फार्मूलाज के द्वारा, तो ऐसे रिएक्शन को मैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहूँगा। जैसे अभी मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला लिखा था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में क्या था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया था। तो मैंने क्या किया, सभी को एक सिंपल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, मतलब कि जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा था, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स था उसको मैंने सिंबल्स एंड फार्मूलाज के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट। इस तरह के केमिकल इक्वेशन को ही हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ रहा, यानी किसी केमिकल रिएक्शन को यदि केवल सिंबल्स एंड फार्मूलाज के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो ऐसे में इस तरह के रिएक्शन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आ रहा है समझ में, इसको मैं देखो लिख देता हूं, ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन which simply represents the symbols and formulas of reactants and products is called स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बहुत ईजी है यार। चलो और एक दो एग्जांपल देखो, जैसे मैग्नीशियम, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन था उसको कैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ये क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसी तरह से मैं मान लो कल तुम लोग को एक रिएक्शन बताए थे लास्ट क्लास में, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बताओ यार क्या बनता था, जिंक क्लोराइड प्लस क्या बनता था, हाइड्रोजन बनता था। तो यहाँ पे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के में जब रिएक्शन हो रहा है तो इसे ZnCl2 प्लस H2 बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, केमिकल इक्वेशन को उसके सिंबल्स एंड फार्मूलाज के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये भी हमारा क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन।
ठीक। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है ना, बस मैं उसके फार्मूलाज को लिखकर छोड़ देता हूँ। देख रहे हो, विच सिंपली रिप्रेजेंट द सिंबल्स एंड फार्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। बस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सिंबल्स एंड फार्मूला को लिख के छोड़ देना है, दैट्स इट, काम खत्म। वही हो जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब एक नेक्स्ट इससे आगे एक टर्म आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या, उस चीज को हम लोग नेक्स्ट समझेंगे और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। ठीक, ये तो चलो यार उतना इंपॉर्टेंट नहीं था स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, लेकिन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो पहले अब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ लेते हैं क्या होता है एक्चुअली वो। इसे मैं मिटा देता हूं, यहां आ जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो देखो अभी जैसे मैं एक एग्जांपल से पहले समझा देता हूं, उसके बाद मैं डेफिनेशन पे आऊंगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये जो केमिकल इक्वेशन है मैग्नीशियम कंबाइन के ऑक्सीजन इससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको मैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहूंगा। क्यों, क्योंकि ये जस्ट क्या है, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स को उसके फार्मूलाज के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया, दैट्स इट। तो इस तरह का हम लोग केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन यदि मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दिख रहा है ना। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में देखो मैं लिख देता हूँ, पहले रिएक्टेंट साइड को अलग कर देता हूँ। रिएक्टेंट्स में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये बताओ आप प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना। जरा इधर समझना तुम लोग ध्यान से, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में कितने प्रेजेंट है ये बताओ। यहाँ पर रुको यार, मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितना आइटम दिख रहा है मैग्नीशियम का, ओनली वन दिख रहा है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट इधर वाला एरो को लेफ्ट साइड वाला, कितने ऑक्सीजन का आइटम दिख रहे हैं, O2 का मतलब ऑक्सीजन के 2 आइटम, ये मतलब होता है O2 का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम दिख रहे हैं, 2, क्लियर। यहाँ पे प्रोडक्ट में अब आ जाओ, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का कितना आइटम दिख रहा है, MgO। देखो यार जब भी कोई फार्मूला ऐसा लिखा जाए इसका मतलब यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब ये मैग्नीशियम के 1 आइटम ऑक्सीजन के 1 आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, मान लो यार कोई भी फार्मूला ऐसा लिखा जाए AXBY, कोई एलिमेंट है नहीं है ये, मैं मान लिया जस्ट AXBY कोई केमिकल कंपाउंड है, तो ऐसे में यहाँ पे A के कितने आइटम, X आइटम, B के कितने आइटम, Y आइटम। तो ये जो सफिक्स होता है ये नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के 1 आइटम और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का कितना आइटम दिख रहा है, 1। ऑक्सीजन का 2 आइटम रिएक्टेंट में था, प्रोडक्ट में चेक करो कितना ऑक्सीजन का आइटम दिख रहा है, यहाँ भी 1। मतलब ये कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या सभी एलिमेंट के एटम का नंबर सेम है, क्या बोलोगे, सेम है। मैग्नीशियम यदि मैं रिएक्टेंट साइड में पूछूं मैग्नीशियम का कितना आइटम, 1, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का कितना आइटम, 1, चलिए मैग्नीशियम बराबर है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, ऑक्सीजन का मैं चेक करता हूँ, रिएक्टेंट साइड में कितने आइटम दिख रहे हैं, 2, प्रोडक्ट साइड कितने आइटम दिख रहे हैं, ओनली 1। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ आइटम्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को मैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहूंगा। लेकिन ठीक है, यदि ये बैलेंस नहीं, एटम यहाँ क्या बैलेंस्ड है, क्या जितने रिएक्टेंट साइड में एटम है उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड में है, नहीं। मैग्नीशियम का तो 1 है लेकिन ऑक्सीजन का इक्वल नहीं है, तो इसे मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं कहूंगा। जबकि मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग तब कहते हैं जब रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट के आइटम्स है प्रोडक्ट में जो है वो बराबर हो जाए। मतलब इधर मैग्नीशियम इधर भी मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, यदि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर हो जाए तो वो फिर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, तो बैलेंस्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, N2 + H2 इट गिव्स NH3। अमोनिया का फॉर्मेशन अभी जस्ट बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही। यहाँ पे चलो आप लोग बताओ लेफ्ट साइड में पहले कौन कौन से एटम दिख रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ पे N2 नाइट्रोजन का आइटम दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन का आइटम दिख रहा है, NH3 यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक, यदि मैं बात करूँ रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के कितने आइटम है तो क्या बोलोगे यार बताओ। तो नाइट्रोजन के कितने आइटम दिख रहे हैं, ओनली 2 आइटम। जबकि प्रोडक्ट में कितने आइटम दिख रहे हैं, 1। मतलब रिएक्टेंट में तो नाइट्रोजन के 2 आइटम है लेकिन प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का 1 आइटम है। तो यार ये कैसे, एक नाइट्रोजन फिर गया कहाँ,
ऐसा तो नहीं धरती को छोड़ के चला गया कहीं और, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक, कुछ तो गड़बड़। हाइड्रोजन को भी चलो यार चेक करते हैं। हाइड्रोजन का राइट हैंड साइड में कितने एटम है? 2। प्रोडक्ट साइड में कितने एटम गए? 3। यार यहाँ एक और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ से टपक गया भाई? कहाँ से टपक गया एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा? यहाँ पे भी कुछ मामला गड़बड़ है ना गड़बड़। तो इसलिए ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो सर बैलेंस्ड कब होगा? तो बैलेंस तब होगा जब इधर के आइटम बराबर हो जाए। यानी इधर के नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी नाइट्रोजन 2 हो जाए, या इधर के हाइड्रोजन 2 है इधर के भी हाइड्रोजन 2 हो जाए, 2 बराबर हो जाएगा, ठीक। तो फिलहाल ये चीज अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये बैलेंस तो नहीं है। तो अब बात आती है कि सर इसको बैलेंस्ड क्या हम लोग कर सकते हैं? तो यस, हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लोग बैलेंसिंग भी सीखेंगे। पहले हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो यार मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कर लेता हूँ। ऐसे कोई भी केमिकल इक्वेशन मैं समझा देता हूँ डेफिनेशन में क्या लिखने जा रहा हूँ। ऐसे कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मैं यहाँ पे तो टर्म क्या यूज करूँ, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट का मतलब जैसे मैग्नीशियम एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट है, यही 2 एलिमेंट है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट के इधर कितने एटम दिख रहे हैं? मैग्नीशियम एलिमेंट के कितने एटम? 1 एटम। ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम दिख रहे हैं? 2। और ये हो गया रिएक्टेंट साइड। यदि मैं राइट साइड प्रोडक्ट साइड की बात करूं तो मैग्नीशियम एलिमेंट के कितने एटम दिख रहे हैं? 1। ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम दिख रहे हैं? 1। तो यदि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यहां पे ध्यान, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यदि दोनों साइड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज इक्वल, देन सच रिएक्शंस विल बी कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ रहे हो? तो इसी चीज को मैं यहां पे डिफाइन कर दे रहा हूं। अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स of each element, number of atoms of each elements are equal on both sides of a chemical equation. Of a chemical equation is called a balanced chemical equation. It's called a balanced chemical equation. ये अब क्या मतलब है यार, यहाँ समझते हैं इस चीज को। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। एक ऐसे केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो यार, चलो यार मैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करता हूँ। H2 + Cl2 ये क्या बना देता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। पहला रिएक्शन मैंने बताया था हाइड्रोजन क्लोराइड का, जब अपना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ था तब ये रिएक्शन का मैंने जिक्र किया था, ठीक। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसका नाम होता है, ये बनाता है। इसी रिएक्शन को मैं इस तरह से भी लिखता हूँ, ठीक है ना। इसी रिएक्शन को मैं 2 तरह से लिख रहा हूँ। H2 + Cl2 इट गिव्स 2HCl, ठीक है। चलो मैं यदि इस वाले पहले वाले रिएक्शन की बात करूँ तो पहला वाला तो रिएक्शन 2 ही टाइप, केमिकल इक्वेशन 2 ही टाइप के होते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगा या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कब कहेंगे? जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट यदि डिफरेंट हो जाए, दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे केस में वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। और यदि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट यदि सेम हो जाए दोनों साइड, तो ऐसे में उसे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पे चलो चेक करते हैं। यहाँ पे कौन सा एटम दिख रहा है? हाइड्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं? 2। प्रोडक्ट साइड चेक करो कितना एटम है? ओनली H1Cl1, इसको समझेगा ना। इसका मतलब हाइड्रोजन का एक ही एटम है। क्लोरीन का देखो यहाँ पे कितने एटम है? 2। यहाँ पे क्लोरीन का ओनली 1, मतलब कि यहाँ पे जो एटम्स है वो दोनों साइड, इस केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं है। इसलिए इस रिएक्शन को मैं क्या कह दूंगा? एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या कह दूंगा मैं इसे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? अब बात करता हूं मैं इस रिएक्शन की। अच्छा, पहले तो यहाँ पे 2HCl का मतलब क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। जब भी 2HCl ऐसा लिखा जाए, इसका मतलब हाइड्रोजन भी, ये जो 2 होता है ना, इसका मतलब HCl 2 बार हो चुका है, HCl 2 बार हो चुका है ऐसा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन भी कितना हो गया? 1 2 क्लोरीन हो गया ऐसा।
यदि मान लो कहीं ऐसा लिखा जाता है, देखो यार मैं पहले हर एक चीज बेसिक्स बता दे रहा हूँ, 2NH3 लिखा जाए, इसका मतलब क्या है? 2NH3 का मतलब NH3 दो बार लिखा जा रहा है, 2NH3 का मतलब NH3 दो बार आ रहा है, यानी नाइट्रोजन 2 हो चुका है, हाइड्रोजन कितना हो चुका है? 3 3 6 हाइड्रोजन हो चुका है। ऐसा मतलब ये 2 से आप डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको पता चल जाएगा नाइट्रोजन के कितने आइटम, हाइड्रोजन के कितने आइटम है। यानी 2NH3 में नाइट्रोजन के 2 आइटम हो चुके, हाइड्रोजन के 6 आइटम हो चुके, दैट्स इट, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक, इसी तरह से 2HCl में हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन का 2 आइटम, क्लोरीन का भी 2 आइटम हो चुका है। समझ में आ रहा है मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? चलिए यार अच्छी बात, आप लोगों को समझ में आ रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है? 2HCl। यदि मैं रिएक्टेंट साइड पूछूं हाइड्रोजन के कितने आइटम है, तो हाइड्रोजन के कितने आइटम दिख रहे हैं? 2 आइटम दिख रहे हैं, H2। क्लोरीन के कितने आइटम दिख रहे हैं? 2 आइटम दिख रहे हैं, Cl2। तो रिएक्टेंट साइड तो हाइड्रोजन के 2 आइटम, प्रोडक्ट साइड चेक करो हाइड्रोजन के कितने आइटम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 × 1 2, इधर भी 2 था, इधर भी 2 हो चुका, हाइड्रोजन बराबर है। क्लोरीन को चेक करो, क्लोरीन इधर 2, इधर भी क्लोरीन क्या हो चुका? 2। इसका मतलब यहाँ पे हर आइटम जो है ना, हर एलिमेंट का आइटम, हाइड्रोजन क्लोरीन सबके सब बराबर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को फिर मैं क्या कह दूंगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह दूंगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यदि डिफाइन करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं डिफाइन? अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा? अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का बराबर हो गया, क्लोरीन का तो बराबर हुआ ही नहीं तो हम उसको बैलेंस कर देंगे, नहीं। ईच एलिमेंट के जो एटम है वो बराबर होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन का भी क्लोरीन का भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड बराबर होना चाहिए, तभी उसको मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहूंगा। समझ रहे हो? तो इसलिए अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल। बोथ साइड्स का मतलब क्या? रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल होता है, इससे में हम लोग उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह देंगे। समझ में आ रहा? चलो अब बात आती है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या जरूरत है। ठीक, तो व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। तो ये चीज आप लोग लिख लेना, एग्जांपल भी लिख लेना इस एग्जांपल को, ताकि आप समझ सको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक, क्लियर? चलो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं बैलेंस, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। चलिए यार बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है। व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्या जरूरत है यार आगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। ठीक, तो अच्छे से आप लोग को उम्मीद है समझ में आ जाएगी। जैसे मैं अगेन H2Cl2 गिव्स HCl, एक ये लिया और एक रिएक्शन मैं नीचे ही लिख देता हूँ, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक, सेम रिएक्शन को ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखना तुम लोग बताओ, मान लो यार हाइड्रोजन का 5 ग्राम, मैंने क्लोरीन का 5 ग्राम लिया। यदि ये मैं 5 ग्राम, ये 5 ग्राम ले रहा हूँ तो टोटल बनना चाहिए था कितना प्रोडक्ट साइड? तुम लोग बताओ मुझे। तो ये 5 ग्राम ले रहे हैं, ये 5 ग्राम ले रहे, तो यार बच्चा बता देगा कि इधर कितना बनना चाहिए था? 10 ग्राम बनना चाहिए था, प्रोडक्ट साइड में बनना चाहिए था ना। लेकिन जरा गौर से देखो कितना ग्राम बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे यार 5 ग्राम है, 5 ग्राम है। हाइड्रोजन का जब 2 आइटम है तब 5 ग्राम है, क्लोरीन का जब 2 आइटम है तब 5 ग्राम है। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन का 1 आइटम, क्लोरीन का 1 ही आइटम यूज हो रहा है। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन का 2 आइटम का मास 5 ग्राम है, तो 1 आइटम का मास क्या रहा होगा? 2.5 ग्राम रहा होगा 1 आइटम का। समझ में आ रहा है? इसी तरह से क्लोरीन का, यदि मैं ये जस्ट समझाने के लिए वैल्यू लिखा हूँ, अब तुम लोग मत बोलना ये 5 ग्राम 10 ग्राम कहाँ से, बस आप कुछ भी ले सकते थे, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, क्लोरीन का यदि 2 आइटम का 5 ग्राम है तो 1 आइटम का कितना होगा? 2.5 ग्राम होगा। तो अब बताओ HCl का कितना मास होना चाहिए था? H का 1 और Cl का भी 1 ही आइटम है ना, तो इसका 2.5, इसका भी 2.5, दैट इज 5 ग्राम होना चाहिए था। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मतलब हाइड्रोजन का मैं 5 ग्राम ले रहा हूँ, क्लोरीन का 5 ग्राम ले रहा हूँ, तो बनना कितना चाहिए था? 10 ग्राम। लेकिन एक्चुअली में बन कितना रहा? हाइड्रोजन का 1 ही आइटम, क्लोरीन का 1 ही आइटम यहाँ प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन आइटम का मास कितना है? 2.5। एक क्लोरीन आइटम का मास कितना है? 2.5। तो यदि एक HCl का मास पूछा जाए तो 2.5 + 2.5 5 ग्राम ही हो रहा है, जबकि बनना कितना चाहिए था? 10 ग्राम। इसका मतलब कुछ मास का तो लोचा है। समझ रहे हो? मतलब कुछ मास गायब हो जा रहा है। इधर तो 10 ग्राम था और बन रहा है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम गया तो गया कहाँ?
और तुम लोग यार पढ़े ही हो और जानते भी हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी फिजिकल केमिकल प्रोसेस में मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता, मास ऑलवेज कंजर्व रहता है। कोई भी तुम प्रोसेस करा लो, फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो यार मास ही चेंज हो गया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है समझे? गड़बड़ कहाँ है, कहाँ गड़बड़ हुआ समझ में आया? हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम था, क्लोरीन का 2 एटम था। इधर पे हाइड्रोजन का देख रहे एक ही एटम, क्लोरीन का भी एक ही एटम, मतलब इधर तो 2 एटम था हाइड्रोजन का, इधर 1 एटम हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन एटम का लोचा है। इसी तरह से क्लोरीन का यहाँ 2 एटम, क्लोरीन का यहाँ एक ही एटम है, इसका मतलब क्लोरीन के भी एक एटम के साथ कुछ लोचा है। समझ में आया? मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन कम पड़ रहा है, तो वो जो कम पड़ रहा है ना, उसके वजह से ये मास का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है। तो अब ऐसा हम लोग क्या करें जिससे कि ये बराबर हो जाए दोनों साइड? तो ऐसे में आपको क्या करना है, यदि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर हो गए ना, इधर 2 हाइड्रोजन एटम था, इधर भी यदि किसी तरह 2 हाइड्रोजन एटम आ जाए, इधर क्लोरीन का 2 एटम था, इधर भी यदि क्लोरीन का 2 एटम आ जाए किसी तरह, तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद इधर के भी मास और इधर का भी मास बराबर हो जाएगा। मतलब यही कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में मास जो है ना वो कंजर्व रहता है, और मास कंजर्व तभी रहेगा, मास सेम तभी रहेगा दोनों साइड, जब एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इधर भी और इधर भी, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड सेम हो। मतलब इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2 ही एटम होना चाहिए, तभी जाकर दोनों साइड मास इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या जरूरत है, मैं क्या बोल सकता हूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, मास रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। इसलिए क्या बोल सकता हूँ, देयर इज अ नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो मैं यहाँ पे वर्डिंग में लिख देता हूँ यार, कुछ बच्चे को हो सकता है लिखने में प्रॉब्लम हो, और आप लोग यार बोर्ड का एग्जाम देना, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है। तो मैं यहाँ पे देखो यार लिख देता हूँ, सिंस इन एनी केमिकल रिएक्शन मास remains same on both sides of a chemical equation. Mass remains same on both sides of a chemical equation. और ऐसा क्यों, मास क्यों सेम रहता है? क्योंकि हमें पता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना क्रिएट हम लोग कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मास को कभी भी हम लोग डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते एक्स्ट्रा। यदि हम 10 ग्राम मास लिए ना तो हमें प्रोडक्ट से भी 10 ग्राम ही मिलेगा, तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मास जितना तुम लिए थे ना उतना ही मास तुमको प्रोडक्ट में भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम 10 ग्राम लिए और तुम जादू करके 8 ग्राम बने थे, कोई जादू भी काम नहीं आएगा। तुम जादू से भाई इसको कोई और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म बना सकते हो। ठीक है ना, ये चौक है तो चौक से इसको पेन बना सकते हो, पेंसिल बना सकते हो, बुक बना सकते हो, लेकिन इसके मास को तुम जादू से भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। यानी जितना मास इसके दिख रहा है उतना ही मास जिस भी फॉर्म में जाएगा उसमें भी मास है ना सेम रहेगा। ठीक, तो मास हमेशा सेम रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, इसलिए देयर इज अ नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। समझ आ रहा नहीं यार तुम लोग को? राइटिंग मेरा थोड़ा यार गंदा हैंड राइटिंग है, समझ रहा हूँ मैं भी, थोड़ा तुम लोग यार झेलो इतना। तो सिंस इन एनी केमिकल रिएक्शन मास रिमेन्स सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड मास को सेम रहना है, इसलिए देयर इज नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है कि बैलेंसिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो बैलेंसिंग में यार आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। समझ रहे हो? यानी रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं ईच एलिमेंट के, यहाँ पे देखो ईच एलिमेंट के, मान लो यार 3 तरह के एलिमेंट या 2 तरह के एलिमेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन के एटम जितने इस साइड है उतना ही एटम राइट साइड भी होना चाहिए। क्लोरीन के एटम जितने रिएक्टेंट साइड है, क्लोरीन के उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। तो यदि तुम ईच एलिमेंट के एटम्स को इक्वल कर देते हो, इक्वेट कर देते हो, समझ जाओ कि तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुका है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया, वेरी गुड। चल, तो अब हम लोग 1-2 रिएक्शन को हम लोग समझ लेते हैं, बैलेंसिंग का एग्जैक्ट मतलब है क्या।
तो ये वाला रिएक्शन यदि देखोगे तो ये वाला बैलेंस है। क्यों बैलेंस है समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम, क्लोरीन के भी 2 आइटम, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम, क्लोरीन के भी 2 आइटम। बताया था ना 2HCl का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का 2 आइटम हो चुका, क्लोरीन का भी क्लोरीन का भी 2 आइटम हो चुका। ठीक, अच्छा 2-4 चीज़ आप लोग बताते चलना मुझे, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूँ 2NH3 5H2O 3H2SO4, ये चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ पहले, ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा आगे आप लोग को। देखो यार, मैं हर तरह के बच्चे होंगे यार, कुछ बच्चे हो सकते हैं मैं जो जल्दी समझते हैं, कुछ थोड़ा लेट से समझते हैं, ठीक है ना, होता है थोड़ा, हर एक लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं हर बच्चे को यार ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप लोग बिल्कुल पेशेंस से आराम से हर एक चीज़ को समझना आप लोगों को। 3H2SO4 हो गया, इसी तरह से 2Al2SO4 होल थ्राइस 2S3PO4 2PbNO3 होल ट्वाइस, ऐसा। ठीक, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये हो गया 6 नंबर। मेरा सवाल ये है कि सभी तरह के कंपाउंड में कितने किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है वो आपको बताना है। यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है पहले ये बताओ। तो NH3 में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, दिख रहा है, एक नाइट्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है ये बताओ। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे 1 लिख रहा है ना, ये 2 × 1 2 नाइट्रोजन, समझ मारा। हाइड्रोजन का कितना आइटम है 3, लेकिन यहाँ पे 2 पहले से लगा तो 2 3 जा कितना हो गया 6 हाइड्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, क्लियर है ये चीज। इसी तरह से H2O में बताओ 5H2O, तो हाइड्रोजन का 2 आइटम है, लेकिन यहाँ पे 5 लगा तो 5 2 जा 10 हाइड्रोजन। मतलब ये नंबर जो है ना ये जस्ट इससे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या 1 है, तो इसको आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना जस्ट, ठीक है ना। तो 5 2 जा 10 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 5 ऑक्सीजन। यहाँ पे बताओ 3H2SO4 में H2 है, लेकिन हाइड्रोजन के आगे 3 लगा तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। देखो जो भी यहाँ पे सफिक्स है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 सल्फर आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 4 3 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना किस तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइटम्स का नंबर। चलो इस वाले में थोड़ा देखो यार, गलती कर सकते हो आप लोग, Al2 और यहाँ पे 2 लगा हुआ था, 2 2 कितना हो गया 4 एल्युमिनियम। इसमें तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट इस कंपाउंड में पहले ये पहचानो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, S का तो सल्फर, O का तो ऑक्सीजन, समझे। इस चीज़ को देखो तो थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, Al2SO4 होल थ्राइस, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है इस चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम तो है, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट को हटाने का क्या मतलब है समझते हैं। SO4 होल थ्राइस का मतलब सल्फर 3 और ऑक्सीजन 4 × 3 12, इसका मतलब ये हुआ। इसी तरह से और कौन था PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, इसका क्या मतलब है। तो Pb एक का एक ही रहेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है पहले वो पहचानो। नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना दिख रहा है 1, लेकिन यहाँ पे होल 2 लगा हुआ है ना, तो एक्चुअली नाइट्रोजन कितना हो चुका 2। ऑक्सीजन का 3 लेकिन होल 2 है, तो ऑक्सीजन का कितना हो चुका 6 हो चुका है। समझ में आ रहा है ये चीज़। चलो तो अच्छा इस तरह से 1 2 एग्जाम्पल और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा पहले मैं इस चीज़ को कर देता हूँ, उसके बाद जरूरत पड़े तो आगे मैं और 2 4 एग्जाम्पल करवा दूंगा। चलो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हो चुका 4, सल्फर कितना हो चुका जरा देखो तो। SO4 होल थ्राइस में सल्फर के कितने आइटम प्रेजेंट होंगे 3 आइटम प्रेजेंट होंगे। देख लो यार कैसे सल्फर का 3 हो रहा है, देख रहे हो ना। जब ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो 1 × 3 3 सल्फर, तो यहाँ पे सल्फर 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 आगे लगा हुआ है, तो 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 3 6 सल्फर। कितना सल्फर आ गया 6 सल्फर। समझ में आ रहा है ना यार, आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात यार। ऑक्सीजन पे आओ, ऑक्सीजन 4 3 12 और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो 4 3 12 और × 2 24। क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात। आगे चलो कंटिन्यू करते हैं। 2H3PO4, हाइड्रोजन कितना 3, लेकिन यहाँ पे 2 लगा है, तो कितना हाइड्रोजन हो गया 6। आगे बताओ फास्फोरस कितना यहाँ पे दिख रहा है 1 × 2 2 फास्फोरस। ऑक्सीजन कितना 4 4 2 8 ऑक्सीजन। ये 80 मत समझना तुम लोग, 40 मत समझना, ये पता चला 120 समझ रहे हो यार, ये ऑक्सीजन आइटम है, ठीक है ना। तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि यार यहाँ नंबर अचानक कैसे आ गया।
हाँ, कोई कोई होता नहीं भाई, अचानक वीडियो स्टार्ट किया और डायरेक्ट 12 दिख गया, फिर यार ये 120 क्या है, तो इसीलिए तो लोग कन्फ्यूज मत होना ये सब बातों से। चलो यार 2 PbNO3 होल ट्वाइस, पीबी का यहाँ पे कितना दिख रहा है 1 इंटू 2 PB हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चल आगे देख, NO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस का मतलब नाइट्रोजन के कितने आइटम है 2, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर दिया हूँ कैसे, नाइट्रोजन के 2 होंगे, ऑक्सीजन के 6 होंगे। अब नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 हैं लेकिन 2 आगे भी लगा है, तो 2 2 जा 4 नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है ना अब यार तुम लोग को, आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात। इधर ऑक्सीजन के 3 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, समझ में आया। तो जब भी ब्रैकेट में दिया हो तो यार आप लोग को डरना नहीं है, समझना है पेशेंस रखते हुए। यदि डायरेक्ट आपको ना समझ आए तो आप बच्चों की तरह बिल्कुल कर ले पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग को हर एक चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। हाँ तो ये तो हो गया। अब हम लोग 2-4 इक्वेशन लिखता हूँ मैं, केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ और आपको बताना है कि कौन सा इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, ठीक। आपको बस इतना ही बताना है बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है ना, ये 4 और एक दे देता हूँ। चलिए यहाँ पे थोड़ा मैं मिटा देता हूँ इसको। चल ठीक है, आप लोग को एक करके बताना है कि 1 2 3 4 5 आपको क्या बताना है इसमें से कौन सा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, ठीक। तो यहाँ मैं क्वेश्चन पे लिख देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। कौन सा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो आपको बताना है। पहला देखता हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की मैग्नीशियम ऑक्साइड, इज दिस अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? तो आपको क्या करना है यार, सभी एलिमेंट का नंबर ऑफ आइटम्स लेफ्ट हैंड साइड देख लो, प्रोडक्ट साइड देख लो, यदि बराबर है तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगा, अदरवाइज वो बैलेंस्ड नहीं है, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के यहाँ कितने आइटम 1, इधर मैग्नीशियम के 1, मैग्नीशियम बराबर है, ठीक है। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन के कितने आइटम 2, ऑक्सीजन के कितने आइटम 1, क्या ऑक्सीजन बराबर है? नहीं, इट मीन्स दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ना, सभी एलिमेंट के आइटम बराबर होने चाहिए रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्शन, सभी के, ऐसा नहीं एक का बराबर है दूसरा नहीं तो हम बैलेंस कर देंगे, नहीं सभी बराबर होना चाहिए। हाइड्रोजन का 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, हाइड्रोजन का काउंट करो तो कितना हाइड्रोजन हो चुका, 2 2 2 जा 4, इधर 4 हाइड्रोजन, काउंट करो इधर हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। क्लियर है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों साइड बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ऑक्सीजन पे आओ, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, लेकिन ये 2 इधर लगा है ना, 2 × 1 2, इसका मतलब ऑक्सीजन इधर भी 2 हो रहा था, इधर भी 2 हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आ रहा है ना समझ में? चलिए आगे आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, याद है फार्मूला? चलो कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2 में गया। सबसे पहले यहाँ कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उस चीज को पहचानो, तो Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन एटम, ठीक। चलो कैल्शियम के इधर कितने एटम दिख रहे हैं, ओनली 1 एटम दिख रहा है। प्रोडक्ट साइड देखो, कैल्शियम यहीं पे दिख रहा है ना, कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना CO2, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है। तो कैल्शियम के इधर एक एटम है, इधर कैल्शियम के कितने एटम है, यहाँ पे 1 एटम है। कार्बन के कितने एटम है 1, इधर कार्बन के कितने एटम है, यहाँ पे भी 1, तो कैल्शियम तो 1 1 बराबर, कार्बन के भी 1, कार्बन के भी 1 बराबर, ऑक्सीजन के कितने 3, ऑक्सीजन के इधर काउंट करो 1 और 2 2 1 3, देख टोटल नंबर बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का 1 है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीजन तो बराबर नहीं है सर, नहीं,
इधर ऑक्सीजन 3 यहाँ पे 1 है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स देखना होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, बोथ शुड बी इक्वल, ऐसा। तो टोटल ऑक्सीजन आइटम रिएक्टेंट साइड में कितना 3, टोटल ऑक्सीजन आइटम प्रोडक्ट साइड में कितना, तो 1 और इधर 2 2 1 3, इधर भी 3, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन तीनों बैलेंस्ड है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात। चलो यार इस रिएक्शन पे आते हैं। जिंक, जिंक इधर कितना दिख रहा है 1, इधर भी जिंक, और तो कहीं जिंक नहीं है, 1 1 बराबर है। हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना 2, इधर हाइड्रोजन खोजो, इधर भी 2, तो इधर भी 2 इधर भी 2, बात बराबर है। सल्फेट पे आओ, सल्फर इधर 1, इधर सल्फर 1, ये भी सल्फर क्या है बराबर है। ऑक्सीजन पे आओ, 4 ऑक्सीजन इधर, इधर भी कितना ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो इस तरह से ऑक्सीजन भी क्या हो चुका, बराबर हो चुका। तो सभी एलिमेंट बराबर है, जिंक भी 1 1, हाइड्रोजन इधर भी 2 इधर भी 2, सल्फर 1 इधर भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 इधर भी ऑक्सीजन 4, सब बराबर है। तो ये भी हम लोग क्या बोल देंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ना। चलो इस वाले पे आ जाओ, इधर जिंक 1 इधर भी जिंक 1, बात बराबर है अभी तक। HCl में हाइड्रोजन 1 इधर हाइड्रोजन 2, समझे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो क्या बैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं। क्यों बैलेंस नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बराबर नहीं है दोनों साइड। क्या क्लोरीन बैलेंस है, क्लोरीन को भी चेक करें तो क्लोरीन का यहाँ पे 1 क्लोरीन 2, क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे दो आइटम के कारण ऐसा गड़बड़ हो गया, एक तो हाइड्रोजन भी और एक क्लोरीन भी काम को बिगाड़ दिया, इसलिए बैलेंस नहीं हो सका। समझ मारा। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन दे दिया जाए तो यार अब तो तुम लोग पहचान ही लोगे किसी भी तरह से कि कौन सा मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड है कौन सा बैलेंस नहीं है। क्या देखना है आपको, टोटल, यहाँ पे देखो टोटल ऐड हो सकता है यार, यहाँ पे जैसे कि ऑक्सीजन देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे था एक ऑक्सीजन यहाँ पे था, तो टोटल हम लोग जोड़ेंगे, इस टोटल प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन 3, टोटल यहाँ पे कितना 3, तो बराबर है तो बराबर कह देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं यहाँ 3 दिखा यहाँ पे 1 दिखा, यार ये तो बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है, काट देंगे, गलत हो जाएगा फिर, ठीक। तो ये सब ध्यान रखना आप लोग। तो इस तरह से यार छोटी छोटी बातें आप लोग सीख गए। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है और किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं। लेकिन ये चीज़ आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज का लेक्चर हमारा बहुत ही लंबा हो चुका है, ठीक। तो चलो यार आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।